सर में आज का जो हमारा विषय है वह है आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर है कि आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। इसी पेपर में आज हम लोग जो अशुद्ध उच्चारण कैसे बच्चे करते हैं, उसके क्या कारण हैं, उसका फिर निवारण कैसे। आज का जो प्रकरण है वह है अशुद्ध उच्चारण कारण और निवारण। तो जैसे कि ये कहा जाता है जो हमारी भाषा होती है वह ध्वन्यात्मक होती है, या ये भी आप लोग जानते हैं कि भाषा की तरफ से जो लघुतम इकाई किया जा सकता है इन्हीं बिंदुओं पर होती है। सबसे छोटी इकाई जो होती है वह ध्वनि होती है। तो जब हम मुंह से कुछ वर्णों का या कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं, कुछ मुंह से बोलते हैं, तो कोई न कोई वर्ण, कोई न कोई शब्द हमारे मुंह से जब निकलता है तभी उसमें एक उसकी एक विशेष ध्वनि होती है। उस ध्वनि चिन्हों के माध्यम से ही हम उन वर्णों को या उन शब्दों को पहचानते हैं। तो आज की हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है वह यही है कि जो भी हम लोग बोलते हैं वह कैसे बोलें कि वो शुद्ध हो, जिससे कि बच्चे शुद्ध रूप से उसको सुन सकें और उसको अच्छी तरह से लिख सकें। क्योंकि हिंदी भाषा हमारी जो है वह उसमें यह व्यवस्था की गई है कि जैसे बोली जाती है वैसे ही यह लिखी जाती है। इसकी ध्वनि जिस तरह से निकलती है उसका लेखन भी उसी तरह से होता है। तो अगर मान लीजिए हम हिंदी भाषा को उच्चारण ही गलत करेंगे, उसको हम गलत ढंग से बोलेंगे ही, उसको उच्चरित ही गलत तरीके से करेंगे, तो हमारा जो लेखन होगा वह अपने आप ही गलत हो जाएगा। क्योंकि जो सुना जाता है वही लिखा जाता है। तो जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं उनको इतना पता नहीं होता कि कौन से शब्द कैसे लिखे जाते हैं। तो पहले जब हम उनको बताते हैं हिंदी की वर्णमाला और उनसे फिर मिलाकर जब शब्दों को बताते हैं, तो इन सारी चीज़ों को जब बच्चे देखते हैं, जानते हैं, तो अध्यापक के द्वारा या जो वहाँ सर हैं, जो मैडम उनको पढ़ा रही हैं, वो जिस तरह से उच्चारित करते हैं शब्दों को, उसी तरह से बच्चे भी लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे कुछ भाषाएँ हैं, जैसे मान लीजिए आपकी अंग्रेजी भाषा है, तो अंग्रेजी भाषा में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि उसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा नहीं जाता। आप लोग देखे होंगे कि अंग्रेजी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि या कुछ वर्ण उसमें ऐसे होते हैं कि उनका प्रयोग तो होता है उसमें, माने रहते तो हैं, लेकिन उनका उच्चारण नहीं किया जाता या उनको उस तरह से बोला नहीं जाता है कि अंग्रेजी की ही तरह कुछ उसके जो अल्फाबेट हैं उनको लिखा गया है, लेकिन कहीं-कहीं पर उनका उच्चारण कुछ और होता है और कहीं-कहीं पर कुछ और होता है। जैसे आप लोग देख लीजिए कि आप नाइफ लिखते हो, नाइफ, तो वहाँ पे के उसमें साइलेंट है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता है, बल्कि लिखते समय ही उसका उपयोग किया जाता है। या आप लोग देखे होंगे कि जैसे अ, आप टीओ टू लिखते हो, डीओ डू लिखते हो, लेकिन उसी तरह से अगर मान लो कहीं जीओ लिखना हो तो वहाँ पे हम उसको गो पढ़ते हैं, या एनओ लिखना है तो उसे हम नो पढ़ते हैं, या उसका उच्चारण जो करते हैं हम नो से करते हैं। तो यहाँ ये चीज़ ये देखा जाता है कि जो हमारी हिंदी भाषा है, उसमें इस तरह की कोई असमानता नहीं है, बल्कि इसकी एक विशेषता यह होती है कि जैसे बोली जाएगी, वैसे ही सेम लिखी जाएगी। इसलिए यहाँ उच्चारण का बहुत ही महत्व हो जाता है कि हम जिस वर्ण को जैसे बोलेंगे, हमारे बच्चे उस वर्ण को उसी तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो भाषा है, उसके वर्णों को हम अच्छी तरह से शुद्ध उच्चारण करना पहले स्वयं सीखें, फिर इसके बाद कौन से वर्ण कैसे उच्चरित होते हैं बच्चों को भी यह बताएं। अब बताया गया है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है, ध्वनि से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। तो चाहे वह वर्णमाला के एक-एक वर्ण हो या उन वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए गए हों या उन शब्दों के सहयोग से कोई वाक्य बनाया गया हो,
तो उसको जब हम बोलते हैं, जैसे मान लो कोई एक वाक्य ही हम बच्चों को बोल रहे हैं, तो अगर उसमें से कुछ गलत शब्दों का उच्चारण हम करेंगे, तो बच्चे भी उसी तरह से लिखने का प्रयास करेंगे या लिखेंगे। तो इसलिए हमें ध्यान यह रखना है कि हम जो उच्चारण करें, उसको शुद्ध रूप से उच्चरित हो। किसी भी भाषा को अभिव्यक्त करने के 2 माध्यम होते हैं, लिखित और मौखिक। जो हमारी भाषा है, उसको व्यक्त करने का या दूसरे तक पहुँचाने का मुख्य जो माध्यम है, वह मुख्य रूप से 2 ही हैं। इसमें तो और भी आ जाते हैं, जैसे आप देखोगे सांकेतिक भी है या और भी किसी तरह से हम अपनी बात को किसी तक पहुँचाते हैं। लेकिन देखा जाए अगर, तो मुख्य रूप से 2 ही साधन हम प्रयोग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जिसमें पहला तो मौखिक होता है, जिसको हम लोग आपस में बोलकर सुनकर ग्रहण करते हैं। और दूसरा है लिखित, माने कोई भी बात है, कोई भी विचार हैं, तो हम उसको लिख कर दूसरे तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो मुख्य रूप से इन्हीं 2 माध्यमों से हम अपनी मन की बातों को दूसरों तक पहुँचाते हैं। तो अब इसमें जो पहली होता है कि भाषा को कैसे जो मौखिक इसका गुण है या इसका जो मौखिक माध्यम है दूसरे तक पहुँचाने का, तो उस मौखिक माध्यम में ही हम इस तरह से शब्दों का उच्चारण करेंगे कि वह शुद्ध रूप से उच्चरित हों। क्योंकि इसी मौखिक उच्चारण के आधार पर ही लिखित का वो रूप या ढांचा तैयार किया जाता है। जैसे उसका उच्चारण होगा, मौखिक उच्चारण जैसे होगा, उसी तरह से उस शब्द को लिखा जाएगा। जैसे कहीं-कहीं पर ये होता है कि कुछ शब्द हैं, जैसे आप देख लीजिए कि स से संबंधित जो हमारे तीनों स हैं, चाहे वो तालव्य श हो या मूर्धन्य श हो या दंत स हो, तो इन तीनों में उच्चारण में कुछ न कुछ अंतर होता है। अगर इनकी उच्चारण की माने जो छोटी-सी बारीकी है, उसको हम नहीं समझेंगे और एक ही तरह से तीनों को हम उच्चरित करेंगे, तो उसका कहीं-कहीं पे अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण आप लोग देखिए कि अगर यह कह दिया जाए कि विपत्ति काल में स्वजनों ने मेरी सहायता की। एक उदाहरण देखो कि अगर यह कहीं लिखा हो कि विपत्ति काल में स्वजनों ने मेरी सहायता की और फिर वही लाइन फिर पुनः लिखी जाए कि विपत्ति काल में स्वजनों ने मेरी सहायता की। तो अब यहाँ पर दोनों वाक्य सुनने में एक जैसे लगते हैं। तो यहाँ पे जो स्वजनों शब्द आया है, स्वजन का 2 अर्थ होता है। एक तो अगर मान लीजिए आप तालव्य स का प्रयोग करते हुए लिख रहे हैं, तो वहाँ पर स्वजन का अर्थ हो जाता है कुत्ता। अगर आप दंत स का प्रयोग करते हुए उसको लिख रहे हैं, तो स्वजन का अर्थ हो जाता है अपने जन, जो आपके शुभचिंतक हैं। तो अब यहाँ देखिए कि हम अगर उसका उच्चारण किस तरह से कर रहे हैं। अगर हम कहें कि स्वजनों ने या इस तरह से कहें कि स्वजनों ने, माने दोनों में एक का ताल से जिह्वा को हमें स्पर्श कराना है, दूसरा जो हम बोलेंगे तो उसमें से दंत से जिह्वा को स्पर्श कराना है। तो इसमें जो छोटी-सी बारीकी होती है, अब अगर इसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे और मान लीजिए बच्चों को हम बोल रहे हैं और बच्चे उसी तरह से लिख दिए, कहीं पे आप जो ताला विषय है अगर बच्चे उसको लिख दिए हैं, तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा कि विपत्ति काल में अगर किसी को ये कह दो कि विपत्ति काल में स्वजनों ने मेरी सहायता की, या फिर इसी वाक्य को इस तरह से बोल दो कि विपत्ति काल में स्वजनों ने मेरी सहायता की। अब यहाँ पे जो बाद वाला है, जैसे हम तालब सा लगा के बोलते हैं स्वजनों ने, तो वहां पर उसका अर्थ ये हो जाता है कि जब हमारे पास विपत्ति आई थी, तो उस समय कुछ कुत्तों ने मेरी सहायता की। जो आदमी सहायता किए थे, अगर हम उसके जगह पर स्वजनों कर दें, तो वहां उसका अर्थ कुत्ता हो जाता है, अर्थ का एकदम अनर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि जो भी हम या इस तरह से अगर हम कहेंगे, तो समाज में या कहीं भी उपहास का एक पात्र बन जाते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा ध्यान हमें यह देना होगा कि जो शब्द या जो वर्ण जहां से उच्चरित हो रहे हैं, उनको उसी तरह से जब हम उच्चरित करते हैं,
तो हमारी जो मौखिक अभिव्यक्ति है वह अच्छी तरह से होती है और उसी मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा हम उन शब्दों को या उन वर्णों को लिखते हैं। फिर आगे है कि आपका कि हिंदी भाषा की एक विशेषता है कि इस भाषा को जैसा उच्चारित किया जाता है ठीक वैसे ही लिखा जाता है, जो आपको पहले बता दिया गया। आप जैसे इसको बोलोगे वैसे लिखोगे, इसमें कोई साइलेंट शब्द नहीं है और इसका कोई अलग से व्यवस्था नहीं है कि इसको यहाँ पे कहीं पे इस तरह से बोला जाएगा या फिर दूसरी जगह उसको दूसरी तरह से बोला जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब आगे हम एक चीज़ ये देखते हैं कि जो हम लोग अशुद्ध उच्चारण करते हैं, तो कौन-कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं, थोड़ा-सा उसपे करते हैं, कहाँ-कहाँ हम लोग ज़्यादा अशुद्धियाँ कर देते हैं। तो पहले कम से कम अपनी अशुद्धियाँ पता चलें, हम कहाँ-कहाँ अशुद्धि करते हैं, फिर उसका क्या कारण होता है, उसको देखेंगे, फिर उसका निवारण क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो प्रमुख जो हमारी अशुद्धियाँ होती हैं, जो हमारी प्रमुख रूप से गलतियाँ होती हैं बोलते समय, वह यही है कि जैसे कहीं-कहीं पर ये होता है कि लिखा तो ह्रस्व ई जाता है अ, या ह्रस्व अ लिखा होता है, लेकिन जब उसका हम उच्चारण करते हैं, तो वहाँ पे दीर्घ ई का उच्चारण करते हैं। जैसे मान लीजिए कापी, मुनि, रवि, इस तरह के शब्द लिखे हुए हैं और मान लीजिए जब हम अगर इसको बोलते हैं तो कभी-कभी थोड़ा-सा अपनी जिह्वा को आराम देने के लिए रवि या हम किसी को जैसे कभी बुलाते हैं, तो किसी का नाम रवि है, तो उसका शुद्ध नाम जो होता है रवि होता है, रवि माने सूर्य होता है। लेकिन जब हम उसको बुलाते हैं तो वहाँ रवि कहते हैं या जैसे कपि है, कपि, मुनि है, मुनि। तो इस तरह से जब हम बोलते हैं तो वहाँ पर मान लीजिए हम कहीं भी बच्चों को कहते हैं कि बच्चों लिखो मुनि, तो बच्चों को ये नहीं पता है कि मुनि में छोटी ई की मात्रा लगनी है कि बड़ी की मात्रा लगनी है, बल्कि आप उनको पहले जब वर्णमाला पढ़ा रहे थे, तो उस समय आप बताए थे कि बच्चे माने जिस वर्ण को हम कोई भी स्वर होगा, उसको जिस तरह से उच्चारित करेंगे, उसकी मात्रा उसी पर आधारित होगी। अगर मान लो उसको कम समय में उच्चारित कर रहे हैं, तो उस पर 1 मात्रा लगती है। अगर उसको उसी वर्ण को हम ज़्यादा समय तक उच्चारित कर रहे हैं या उससे जस्ट डबल का समय ले रहे हैं, तो वहाँ पर 2 मात्रा लगती है। तो अगर हम यहाँ कह दें कि कवि, तो कवि जब ई कहते हैं तो वहाँ पर ई और ई दोनों में अंतर हो जाता है। जहाँ छोटी लगनी चाहिए या छोटी की उच्चारण करना चाहिए, वहाँ पे हम बड़ी ई का उच्चारण कर रहे हैं। तो बच्चे भी इसको जब सुनते हैं तो वो वही बड़ी ई का उच्चारण को पता इस तरह से देखा जाता है कि जो अ, हम जिस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं या जिन बातों को बच्चों को बता रहे हैं उसमें यह ध्यान रखें कि उसका उच्चारण हम कैसे कर रहे हैं। जब हमारा ही उच्चारण गलत होगा, तो बच्चे तो अपने आप ही गलत उच्चारण भी करेंगे और गलत लेखन भी करेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें ही ध्यान रखना चाहिए और इसी से संबंधित जैसे कहीं पर अ, उकारांत होता है, लेकिन ऊकारांत कहते हैं। जैसे भान शब्द है, तो भान को लिखा तो भान होता है, छोटा ऊ लिखा रहता है या किंतु है, तो किंतु में छोटा ऊ लिखा रहता है। मनु है, मनु में छोटा ऊ लिखा रहता है। लेकिन उच्चारण हम लोग क्या करते हैं, जैसे भानु, मनु, किंतु माने अगर वहाँ पे ज़्यादा समय ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ उसका दीर्घ रूप लिखा जा रहा है या दीर्घ रूप बोला जा रहा है। तो उसी को सुनकर बच्चे भी उसी तरह से बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। तो हमें इन बातों को ध्यान स्वयं पहले रखना होगा कि हम किस तरह से कौन से शब्द को कैसे उच्चारण कर रहे हैं। फिर आगे इसी में है कि री, कहीं-कहीं लिखा होता है री, लेकिन उसको हम लोग पढ़ते र हैं। जैसे एक उदाहरण आप देखो कि अगर मान लो इधर कुछ भाषा का प्रभाव इस तरह से होता है कि जैसे हम लोग वृक्ष, लिखा तो वृक्ष है, शुद्ध रूप उसका वृक्ष होता है क्योंकि वह पे री की मात्रा लगी हुई है, लेकिन उसको हम लोग वृक्ष पढ़ते हैं, वह पर र लगाकर वृक्ष ऐसे हम उच्चारण करते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि बच्चे अगर हम उनको कह दें कि वृक्ष लिखो, तो वह लिखेंगे, उस पर र की मात्रा लगाते हैं जो नीचे लगता है, फिर इसके बाद छ लिखते हैं। तो
और वहां पर र और रे में क्या अंतर है बच्चे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आप उच्चारण ही उसी तरह से कर रहे हैं। तो जब तक शुद्ध उच्चारण आप नहीं करेंगे, या वर्णों माने वर्णों के बीच में क्या उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, इसको आप बच्चों को नहीं बताएंगे या आप स्वयं नहीं जानेंगे, तब तक आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते हैं। और जब शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो शुद्ध लेखन भी नहीं कर पाएंगे बच्चे। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम स्वयं शुद्ध उच्चारण करें और बच्चों से भी कराएं। आगे है कि कहीं कहीं पर ओ लिखा ओ है और उसको पढ़ते हम औ हैं। जैसे होता लिखा होता कहीं पे गौशाला, लेकिन उसको हम लोग पढ़ते हैं गौशाला। वो गौ नहीं होता बल्कि गो होता है। गोपाल, अब लिखा गोपाल है लेकिन पढ़ते हैं उसको हम लोग गौपाल। तो ऐसे जो अशुद्धियां होती हैं, या गोस्वामी कहीं लिखा है उसको हम गौस्वामी कहते हैं। तो इस तरह की जो अशुद्धियां होती हैं, इसको हम लोग पहले स्वयं ध्यान देना होगा। फिर इसके बाद यह समझना होगा कि इसका उच्चारण कैसे करते हैं या बच्चे कैसे इसका उच्चारण करें। और कहीं कहीं पर द है, लिखते द हैं और उसको पढ़ते ध हैं। जैसे मान लो आप लोग यहाँ बोलते हो विद्यालय। विद्यालय का तात्पर्य है कि वहां पे हमें तब ध लिखना पड़ेगा, या ध का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो वहां पे द की जगह ध का उच्चारण करते हैं, तो ध को लिखना भी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, लिखते तो हम लोग द हैं। जैसे विद्यालय, द है और यह है इसमें विद्यालय। लेकिन जल्दी जल्दी में या क्षेत्र का जो प्रभाव होता है भाषा पर, उसमें यह देखते हैं कि हम द को ध पढ़ देते हैं। विद्यालय, हमें विद्यालय जाना है, विद्यालय खुले हैं, ऐसे उच्चारण अक्सर सुनने में आते हैं। तो जब बच्चों को इस तरह से हम उच्चारण करके कहेंगे कि बच्चों विद्यालय लिखो, तो बच्चों को पता नहीं, क्योंकि हम उच्चारण तो ध का कर रहे हैं तो बच्चे भी ध ही लिखेंगे। इसीलिए आप लोग ये देखते होंगे जब आपकी कापियां या आप बच्चों की कापियां चेक करते होंगे, तो वहां पे इस तरह के शब्दों को या इस तरह की वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं बच्चों से, वो सामने निकल कर आती हैं। इसके बाद जैसे को थ या थ को त बोलते हैं। जैसे भरत, शुद्ध तो है भरत, लेकिन हम लोग जल्दी में भरत कह देते हैं, भरत। या शुद्ध रूप है दशरथ, लेकिन जल्दी जल्दी में हम बोलते हैं तो दशरथ इस तरह से उच्चारण करते हैं, जो कि गलत है। दशरथ शब्द जो है वह शुद्ध है। 10 हैं रथ, जिसके रथ में 10 घोड़े जुटे होते हैं या लगे होते हैं, उसे हम दशरथ के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि महाराज जो दशरथ थे, उनका जो उनका रथ होता था उसमें 10 घोड़े लगे होते थे, इसीलिए उनका नाम एक नाम दशरथ भी है। अगर मान लो रथ की जगह हम रथ तक लिख दें तो शुद्ध नहीं होता है। तो इसीलिए जो शब्द जहां, जो वर्ण जहां पे जैसे उसका शब्द बना है, उसको उसी तरह से लिखना चाहिए और उसी तरह से उसका उच्चारण करना चाहिए। और जो सबसे ज्यादा हम लोग अशुद्धि का करते हैं, वह तीनों हमारे जो स हैं, चाहे वो तालव्य स हो, चाहे मूर्धन्य स हो, चाहे दंत स हो, स के उच्चारण में हमारी जिह्वा ताल को स्पर्श करती है। थोड़ा इसमें दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम सुरेश है, सुरेश, तो यहाँ का जो स होता है उसमें जिह्वा को हम ऊपर स्पर्श कराते हैं, वो ताल से स्पर्श कराते हैं, तभी उसका शुद्ध रूप बाहर निकलता है। जैसे सुरेश, जब हमारी जिह्वा दांत से वो करती है, आगे का जो सामने का दंत होता है, तो उसे बोलने में आसानी होती। तो हम लोग अक्सर इसी तरह के वर्णों का माने जो शब्दों का उच्चारण करते हैं कि हमारी जिह्वा जिसमें आसानी से उसको बोल ले, सपाट ही रहे। अगर मान लो जिह्वा को हम सीधा ऊपर ले जा रहे हैं तो उसको दिक्कत होती है, इसलिए आसानी के लिए हम लोग उसी स का उच्चारण कर देते हैं, जो अक्सर गलत हो जाता है। तो इन अशुद्धियों को अगर हम ध्यान में रखें, या इसके अलावा भी जैसे और कुछ कठिन शब्द होते हैं, तो उसको उन कठिन शब्दों का कैसे उच्चारण करना है। जैसे हम लोग कभी कह देते हैं कवित्री।
अब कवित्री जो कहीं कहीं पर आता है परीक्षा में शुद्ध अशुद्ध करने के लिए, तो इसीलिए आता है कि उसका उच्चारण ही हम लोग गलत करते हैं। अगर मान लो बार बार उसका हम शुद्ध उच्चारण ही करें तो लेखनी में कोई दिक्कत नहीं होगी, और एक बार दो बार चार बार जब हम लिखेंगे तो अपने आप हमें वह शब्द पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से वर्ण हैं और उनका उच्चारण स्थान कैसे कैसे है, उस कैसे लिखा जाता है। तो इसलिए हम जो कुछ कठिन शब्द होते हैं, उनको भी बच्चों को बार-बार दिखाते रहें, बार-बार उनका उच्चारण उनके सामने करवाते रहेंगे, तो उन शब्दों को भी बच्चे आसानी से समझ जाएँगे, जान जाएँगे। ये तो था कि कैसे-कैसे उच्चारण होता है, माने गलत उच्चारण कहाँ-कहाँ पर होता है। अब ये जो हमारे गलत उच्चारण होते हैं, वो किस कारण से होते हैं, इसका कारण क्या है? इसको भी हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं, जानते हैं। तो अशुद्ध उच्चारण के कारण माने हम लोग अशुद्ध उच्चारण क्यों करते हैं? इसमें पहला कारण आपका यही है कि ध्वनि लोपन, दूसरा है ध्वनि विकृति, तीसरा आपका है ध्वनि विपर्यय, चौथा ध्वनि का सही ज्ञान न होना, उच्चारण के नियमों का ज्ञान न होना, हकलाना और तुतलाना, स्थानीय बोलियों का प्रभाव और दोष युक्त श्रवण। यही जो प्रमुख कारण हैं, वो मुख्य रूप से यही है कि इन्हीं कारणों से हम लोग अशुद्ध उच्चारण करते हैं। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं कि ध्वनि लोपन क्या होता है। ध्वनि लोपन का तात्पर्य होता है कि जब मान लीजिए कोई भी शब्द का हम उच्चारण करते हैं, कोई किसी भी शब्द को हम बोलते हैं, तो उसमें से जो अक्षर होते हैं, उसका हम लोप कर देते हैं, गायब कर देते हैं। जल्दी बोलने के चक्कर में उनको हम हटा देते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे कि माँ साहब आए हैं। अब माँ साहब नहीं है, माँ साहब कोई शब्द नहीं होता। उसका शुद्ध अगर शब्द देखा जाए तो वह है मास्टर साहब। लेकिन हम लोग यहाँ ब्रज में या इस क्षेत्र में ज्यादातर ये सुनने में आता है कि माँ साहब में बीच के जो ध्वनियां होती हैं, बीच के जो वर्ण होते हैं, उनको हम उनका लोपन कर देते हैं, उनको विलुप्त कर देते हैं और सीधे सीधे सपाट ही हम बोलने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से भी हम अगर मान लो बीच से कोई शब्द है, उसमें से या कोई वाक्य है, उसमें से कुछ बीच की जो ध्वनियाँ हैं, बीच के जो वर्ण हैं, बीच के जो शब्द हैं, अगर उनको हम हटा देते हैं या उनका लोप कर देते हैं, तो इससे भी हमारा अशुद्ध उच्चारण होता है। तो जब हम अशुद्ध उच्चारण करेंगे, तो बच्चे भी उसका अशुद्ध उच्चारण करेंगे और अशुद्ध रूप से लेखन भी करेंगे। तो कोशिश हमें यह करनी चाहिए कि जो शब्द जैसे बने हैं, उसको उसी तरह से हम बोलने का प्रयास करें, उसको पूरा बोलें, उसका कोई शॉर्टकट ना अपनाएं। तो जब हम उसको अच्छी तरह से उच्चारण करेंगे, आगे इसी में है आपका ध्वनि विकृत। ध्वनि विकृत का अर्थ यह होता है कि जो उसकी ध्वनियां हैं, जो उसमें वर्ण हैं, उसको हम उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं। उसको हम थे कि हम लोग कौन कौन से उच्चारण कैसे हम करते हैं जो हमारा अशुद्ध हो जाता है। तो अब उसका कारण क्या होता है, माने किन कारणों से हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं। उसमें सबसे पहला आपका यही है कि ध्वनि लोपन। ध्वनि लोपन में हम लोग ये करते हैं कि जैसे बीच के कोई भी शब्द है या बीच के कोई भी माने कोई भी वाक्य है, उसमें से बीच से कुछ शब्दों को या कुछ वाक्यों को, उसमें से कुछ वर्णों को हटा देते हैं या उसका लोपन कर देते हैं, वो लुप्त हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग देखो कि हम लोग कहते हैं ना माँ साहब, तो माँ साहब कहने का होता है कि बीच से जैसे उसका शुद्ध शब्द है मास्टर साहब, लेकिन उसको बीच से कुछ शब्दों को हम गायब कर देते हैं, कुछ वर्णों को गायब कर देते हैं और वहां पर माँ साहब कहते हैं। माँ साहब कहने का तात्पर्य है कि वहां पर ध्वनि लोपन कर दिए, ध्वनियों का कुछ ध्वनियों का हम लुप्त कर दिए, विलोप्त कर दिए। तो इसी को हम ध्वनि लोपन कहते हैं। इसके कारण भी हमारे अशुद्ध उच्चारण हो जाते हैं। तो इन अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान रखें कि कोई जो शब्द या जो वाक्य जिस तरह से उच्चरित होता है, जैसे बना है, उसी उसका पूरा पूरा उच्चारण करें,
किसी शब्द का या किसी वर्ण का उसमें से हम विलुप्त उसको न करें। फिर आगे है दूसरा कि ध्वनि विकृति। ध्वनि विकृत का मतलब यह होता है कि जो ध्वनियां हैं, जो ध्वनियों को हम बोल रहे हैं, उनका रूप बिगाड़ देते हैं, उनका रूप बदल देते हैं, या उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन कर देते हैं अपने अनुसार। जैसे मान लीजिए आप लोग अभी बताया गया कि विद्यालय जब पढ़ते हो तो शुद्ध शब्द है विद्यालय, लेकिन उसका विकृत करके, उसको थोड़ा बिगाड़ करके विद्यालय पढ़ते हैं। चाहे वो जिस कारण से, चाहे क्षेत्रीय का प्रभाव हो या कुछ और भी हो, तो उसे अगर माने द के जगह हम ध पढ़ रहे हैं, तो वहां पर उसका ध्वनि विकृत हो गई, ध्वनि जो थी उसको हम बिगाड़ दिए। या कभी कहीं पर हम कहते हैं जैसे कवि, मुनि, भानु, इस तरह के जो शब्दों का उच्चारण करते हैं, उसका माने वहां पर यही होता है कि ध्वनि विकृत हो जाती है। वहाँ जो मूल ध्वनियां हैं जिससे वह, जैसे वह बोली जाती है, उसको हम विकृत कर देते हैं, उसको बिगाड़ देते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं ध्वनि विकृति। इसके कारण भी अशुद्ध उच्चारण होते हैं। तो हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि हम किसी भी शब्द को उसको विकृत न करें, बिगाड़े ना, बल्कि जैसा है वह, उसमें जिन जिन वर्णों का प्रयोग हुआ है, अगर मान लो कोई वाक्य है तो उसमें जिन जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, उसको उसी तरह से अगर हम उच्चारण करेंगे तो हमारा शुद्ध उच्चारण होगा। फिर आगे इसी में है कि ध्वनि विपर्यय। ध्वनि विपर्यय का तात्पर्य होता है कि उलट पुलट देते हैं। कहीं कहीं पर आप देखे होंगे कि जो पहले शब्द आना चाहिए वो बाद में जो पहले वर्ण आना चाहिए वह बाद में आ जाता है, या जो बाद में आना चाहिए वह पहले आ जाता है। जैसे कहीं कहीं आप लोग कुछ बच्चों को बोलते हुए सुने होंगे, या किसी व्यक्ति को बोलते हुए सुने होंगे कि मतबल, मतबल, मतबल नहीं होता, बल्कि शुद्ध रूप होता है मतलब। तो उसका जो है हम लोग स्थान उलट दिए, यहां से वहां कर दिए, वहां का यहां कर दिए। तो जब हम लोग किसी भी शब्द के वर्णों का स्थान बदल देते हैं या उलट देते हैं, तब भी हम अशुद्ध उच्चारण करने लगते हैं या बोलने लगते हैं। तो हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि जो वर्ण जहां से उच्चरित हो रहे हैं, या जिसको जिस स्थान पर रखा गया है, उसको उसी स्थान पर अगर हम रहने दे रहे हैं, तो हमारा उच्चारण जो होगा वह शुद्ध होगा। फिर इसके बाद आगे है कि ध्वनि का सही ज्ञान न होना। कौन सी ध्वनि किस तरह से उच्चरित होती है, जब इसका ज्ञान नहीं रहता है, तो वहां पर भी अशुद्धियां हो जाती हैं, या बोलने में जो उच्चारण संबंधी अशुद्धि हैं वह होती हैं। और है उच्चारण के नियमों का ज्ञान न होना। उच्चारण के जो नियम होते हैं, या जो उच्चारण स्थान बताए गए हैं, कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चरित होगा, जब उसका ज्ञान बच्चों को नहीं होगा या उसका ज्ञान अध्यापक को नहीं होगा, तो वह अशुद्धि करेगा ही करेगा। क्योंकि जो वर्ण जहां से उच्चरित हो रहे हैं, अगर उसको हम वहां से न उच्चरित करें तो उसकी ध्वनि परिवर्तित होगी, ध्वनियों में कुछ न कुछ अंतर आएगा। तो जब वो अंतर आता है तो बच्चे उसी तरह से सुनेंगे भी, और उसी तरह से जब सुनेंगे तो वैसे लिखने का भी प्रयास करेंगे और वैसे वो बोलेंगे भी। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम पहले जब इसीलिए बताया जाता है कि जब वर्णमाला आप लोग पढ़ाते हो तो उसी समय बच्चों को उनके उच्चारण स्थान को भी आप बता दो कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चरित होता है। उसको उच्चरित करने में हमारी जो जिह्वा है कहाँ पे स्पर्श करेगी। तो इन सारी बातों को जब बच्चे जान जाते हैं, तो या किस वर्ण के उच्चारण में अ, ध्वनि जो होती है अल्प प्राण का प्रयोग होता है, हवा मुख से थोड़ा कम निकलती है, या किन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से ज्यादा निकलती है, जिसे अल्प प्राण और महाप्राण कहते हैं, या घोष अघोष कहते हैं, माने जो कंपन हमारे स्वर तंत्रियों में होता है। इन सारी चीजों को इसीलिए पहले बताया जाता है वर्णमाला के समय ही, कि बच्चे जो है उच्चारण गलत तरह से न करें। अगर मान लीजिए हम बच्चों को ये सब चीजें पहले से नहीं बताएंगे, तो उनको पता नहीं होगा कि कहाँ पे अल्प प्राण होता है, कहाँ पे महाप्राण होता है, या अल्प प्राण और महाप्राण में क्या अंतर होता है। अगर इसको नहीं समझ पाएंगे तो उसका उच्चारण भी वो सही तरह से नहीं कर पाएंगे। फिर आगे है हकलाना और तुतलाना। हकलाना और तुतलाना में कभी कभी यह आप लोग देखे होंगे कि कुछ बच्चे होते हैं या कुछ टीचर होते हैं, कुछ शब्दों को या कुछ वर्णों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। वो चाहे वो तुतलाने की वजह से हो, या
और को हकलाने की वजह से हो या और कोई समस्या हो उनकी, तो उसकी वजह से वो सही शब्दों का या सही वर्णों का उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे हम लोग आपको बताते हैं कि हमारे साथ में एक लड़का पढ़ता था, वो कक्षा 6 से, तो वहाँ पे वह ल वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाता था। उसका नाम भी ललित था, ललित। जब उसके नाम उसको 1 बार 2 बार हमारे जो सर जी थे वो सुने देखे, तो उनको ये लगा कि इसका इस तरह से अगर ये बोलेगा तो धीरे-धीरे इसकी आदत हो जाएगी। तो उसको छुड़ाने के लिए या उस तरह से उसको ल वर्ण का सही उच्चारण कराने के लिए बार-बार उसके नाम को पूछते थे कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है? उसको सामने बैठा लेते थे, डेली पहले आते थे, उसके नाम को पूछते थे। तो जब वो अपना नाम बताता था तो ल की जगह अ बोलता था। तो उसका नाम ललित था, तो वह अयित कुमार बताता था, अयित कुमार। तो उसको वैसे भी चाहे और बच्चे मज़ा लेने के लिए पूछते थे या टीचर जो थे उसको सुधारने के लिए, तो धीरे-धीरे करके साल भर बीतते-बीतते वह ल वर्ण का सही उच्चारण करने लगा। अपना उसका जो नाम था, वह ललित बताने लगा। तो कहने का तात्पर्य यह होता है कि कुछ बच्चे इस तरह से होते हैं कि कुछ प्रॉपर शब्दों को या कुछ वर्णों को सही तरह से नहीं उच्चारण उनका कर पाते हैं, चाहे वह तुतलाने की वजह से हो या हकलाने की वजह से हो। तो अगर इस तरह से बच्चों में कोई समस्या आ रही है, तो उनको हम बार-बार अभ्यास कराकर उसको हम दूर कर सकते हैं। अ, फिर आगे है कि स्थानीय बोलियों का प्रभाव, जो हम लोग अशुद्ध उच्चारण करते हैं, इसमें अगर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसी चीज़ का है, तो वह है जो हमारी स्थानीय बोलियाँ हैं। हमारी जो हिंदी भाषा है, उसमें 18 बोलियाँ हैं। तो इन 18 बोलियों 18 जो हमारी बोलियाँ हैं, वो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। तो जो जिस क्षेत्र का रहने वाला है, वह उस उन बोलियों के जो शब्द होते हैं, उसको खड़ी बोली में भी प्रयोग करना चाहता है या प्रयोग करने की कोशिश करता है। तो जब स्थानीय बोलियों को हम अपनी खड़ी बोली में ज़बरदस्ती घुसाने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पे भी अशुद्ध उच्चारण होने लगता है। क्योंकि जो हमारी खड़ी बोली है वह एक मानक भाषा है, उसमें और जो हमारी बोलियां हैं, जो 18 बोलियां हैं, उनका अपना एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में उनको दर्जा दिया गया है। तो जब हम क्षेत्रीय भाषा की के शब्दों को अ, हिंदी भाषा में या खड़ी बोली में प्रयोग करते हैं, तो वहां भी अशुद्ध उच्चारण होने लगते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम बच्चों को भाषा की जानकारी दे रहे हैं या हिंदी भाषा की जानकारी दे रहे हैं, तो उनको क्षेत्रीय भाषा में, मान लो शुरुआती दौर में तो ये होता है ठीक है बच्चों को क्षेत्रीय भाषा आप पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन धीरे-धीरे करके जैसे मान लो बच्चा 1, 2, 3, 4 तक आया तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कहिए कि जब 6, 7, 8 तक पहुँच जाता है तो वहाँ पर उसको क्षेत्रीय भाषा का जो प्रभाव है, वह थोड़ा धीरे-धीरे करके उसको हटाने का प्रयास करना चाहिए और खड़ी बोली जो हमारी मानक भाषा है, उसमें बच्चे को ले आने का प्रयास करना चाहिए। तो इसीलिए इस सिलेबस को यहाँ रखा गया है कि जब बच्चे 6, 7, 8 में आ जाते हैं, तो इस तरह की बातों को अगर थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, तो उनका जो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, उन पर जो जैसे वो आस-पास की जो भाषाएँ सुनते हैं, बोलते हैं, उसको धीरे-धीरे कम करेंगे या खत्म करेंगे। फिर आगे है इसी में कि दोष युक्त श्रवण। कभी-कभी होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे कान से थोड़ा कम सुनते हैं, तो ऐसे बच्चों को जब उनको कम सुनाई ही देगा शब्दों का उच्चारण, तो जो सुनेंगे वही लिखेंगे। तो इसीलिए ऐसे बच्चों को हम सामने बैठाकर या और भी उनसे जो भी समस्याएँ हैं, चाहे कोई यंत्र की ज़रूरत पड़े उनको या और भी कोई ज़रूरत पड़ती है, तो उसको उपलब्ध कराकर हम उनमें अशुद्ध उच्चारण जो सुन रहे हैं या जो हम बोल रहे हैं अगर वो ठीक तरह से नहीं सुन पा रहे हैं, तो अशुद्धि वो करेंगे ही करेंगे। तो उनके जो कारण हैं, उसको अगर हम किस कारण से वह नहीं सुन पा रहा है, अगर मान लो कहीं ऐसे सबसे पीछे बैठा है, नहीं सुन पा रहा है, तो उसको हम आगे बैठा सकते हैं या उसके कान में और कोई समस्या इस तरह से हो रही है, तो उसको हम दूर करके उसका इस तरह से जो अशुद्ध उच्चारण वह करता है, जब वो अशुद्ध सुनेगा तो अशुद्ध उच्चारण करेगा, तो उसको अशुद्धि जो होती है उसके द्वारा उसको हम दूर कर सकते हैं।
ये तो था हमारा कि अशुद्ध उच्चारण के क्या-क्या कारण होते हैं। अब इसके बाद है कि अशुद्ध उच्चारण को दूर करने के क्या-क्या उपाय हैं। तो इसमें ये है कि छात्रों में शुद्ध उच्चारण करने की आकांक्षा जागृत करना। पहला तो उपाय माने यही है कि सबसे पहले छात्रों के मन में एक इच्छा जागृत की जाए कि वो शुद्ध उच्चारण करें। माने आकांक्षा का तात्पर्य होता है जानने की इच्छा। माने कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है, इसको पहले बच्चे इसके लिए तैयार हों, इसको जानने के लिए तैयार हो जाएँ कि हाँ, हमें इन शब्दों को ये शब्द शुद्ध होते हैं, इसको इसी तरह से बोलना चाहिए। तो उनके मन में एक भावना पैदा करनी होगी, उनके मन में एक आकांक्षा करनी होगी कि वो सही शब्दों के प्रति उत्सुक रहें, सही शब्दों को बोलने के लिए उत्सुक रहें। फिर आगे है कि उच्चारण प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। माने जो हम बच्चों में अगर हम ये कहें कि शुद्ध उच्चारण कराने के लिए या अशुद्ध उच्चारण की समस्या को दूर करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमारी जो कक्षा है या कक्षा दूसरी जो कक्षाएँ हैं, उनमें से हम एक प्रतियोगिता बीच-बीच में कराते रहें अगर उच्चारण संबंधी, तो भी बच्चों के जो उच्चारण संबंधी समस्याएँ हैं, वो दूर हो जाएँगी। जैसे मान लीजिए अगर कह दिया जाए कि कल आप लोगों को शुद्ध उच्चारण की एक प्रतियोगिता है, इसमें आपको किताब पढ़ने को दिया जाएगा, जो बच्चे जितना शुद्ध शब्दों का उच्चारण करेंगे, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो ऐसे में बच्चे स्वयं कोशिश करते हैं कि जो कठिन शब्द हैं या जिन शब्दों का वो अशुद्ध उच्चारण करते हैं, उसको पहले से ही अभ्यास करने लगते हैं। उसको सीखने का प्रयास करते हैं या उसको शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से भी हम अशुद्ध उच्चारण को दूर कर सकते हैं या बच्चों में शुद्ध उच्चारण करा सकते हैं। फिर अध्यापक अपने उच्चारण संबंधी अशुद्धि को स्वयं दूर करें। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी अध्यापक हैं वो सब शुद्ध उच्चारण करते ही हों। तो अगर मान लीजिए अध्यापक को ये लगता है कि हाँ, यह शब्द या यह वर्ण, यह वाक्य हमसे गलत उच्चरित होता है, तो कोशिश अध्यापक को स्वयं यह करनी चाहिए कि उन शब्दों का स्वयं ही पहले शुद्ध उच्चारण करना सीखें। धीरे-धीरे करके चाहे जैसे एकांत में या जहाँ भी, पहले वो स्वयं शुद्ध शब्दों का उच्चारण करना सीखें। अगर मान लो कोई भूल से या कैसे भी अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, जब वो स्वयं पहले सीखेंगे तभी बच्चों को उन सही वर्णों को या सही शब्दों को बता पाएँगे। फिर अगला है कि कक्षा में अनुकरण वाचन कराया जाए। अनुकरण वाचन जो कराया जाता है जब हम कक्षा में शुद्ध माने किताब पढ़ने के लिए बच्चों को कहते हैं या पहले हम उनका आदर्श वाचन करते हैं, इसके बाद कहते हैं कि आप लोग इसका अनुकरण वाचन करो, तो उसमें एक भाव यह भी रहता है कि बच्चे किस तरह से शुद्ध रूप से किताब पढ़ना सीख लें। जो पढ़ रहे हैं उनका उच्चारण शुद्ध हो, इसके लिए अनुकरण वाचन कराया जाता है। तो जितना ही हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में अनुकरण वाचन कराएँगे उतना ही उनका शुद्ध बच्चे बोल पाएँगे या वर्णों को शुद्ध रूप से उच्चारण कर पाएँगे। यदि आवश्यक हो तो चिकित्सकीय सलाह ली जाए। जैसे कहीं-कहीं पे यह होता है कि बच्चे किसी समस्या से जैसे मान लो कान से सुन ही नहीं पा रहे हैं या उनको अच्छी तरह से सुनाई नहीं देता है या ये कहें कि कुछ हकलाने की समस्या होती है बच्चों की, तुतलाने की समस्या होती है। तो इस तरह की जो समस्याएँ हैं, अगर उसको हमें लग रहा है कि इस तरह के बच्चे में समस्या है, तो वहाँ पर हम चिकित्सकीय सलाह भी ले सकते हैं। डॉक्टर को अपने विद्यालय में बुला सकते हैं या उनके माता-पिता जो हैं, उनको हम यह निर्देश दे सकते हैं कि बच्चे में इस तरह की समस्याएँ आ रही हैं, इसको एक बार आप लोग कहीं किसी डॉक्टर से या इस तरह के जो संबंधित डॉक्टर हैं, उनको आप दिखा लीजिए। तो ऐसी भी इस तरह से करके भी हम अशुद्ध उच्चारण दूर कर सकते हैं। फिर आगे है कि उच्चारण संबंधी नियमों की जानकारी दी जाए। जो वर्ण जहाँ से जैसे उच्चरित हो रहा है, उसको अगर अच्छी तरह से समझा दिया जाए, बता दिया जाए, तो अपने आप उस तरह के जो वर्ण होते हैं, उसमें जो उच्चारण करते समय हम गलती करते हैं, वह नहीं करेंगे। क्योंकि सभी वर्णों का अपना एक उच्चारण स्थान बना हुआ है। अगर उन उच्चारण स्थानों से हम शब्द को या उस वर्ण को उच्चरित करेंगे, तो अपने आप वह शुद्ध उच्चारण होगा।
हिंदी वर्णमाला के वर्णों के उच्चारण स्थान को बताया जाए कि कौन सा वर्ण कहां से उच्चरित होता है। धन्यवाद। अगर मान लो इसी को हम कहते हैं कि सुरेश ही वहां पे लिख देते हैं